नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह पे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारी नाउन की सीरीज चल रही है। 3 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, जिसमें पहले वीडियो में मैंने नाउन का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया था आपको। दूसरे में भी आपको उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब किया गया था और काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में हमने सीखा था। और लास्ट क्लास, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कुछ इंट्रोडक्शन जेंडर के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और पिछला वीडियो आप जरूर देख लें एक बार। तो आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं जहां से हमने कल इसको छोड़ा था। हमने दोस्तों कल तक पढ़ा था कि जो हमारा जेंडर होते हैं, हमारे 4 होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है मेल को रिप्रेजेंट करता है और दोस्तों जो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और हमने आपको बताया था जो हमारा कॉमन जेंडर होता है वो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूट्रल जेंडर किसे रिप्रेजेंट करता है? जो क्या होता है, लाइफलेस कह सकते हैं, सेंसलेस चीजें होती है जिनमें जान नहीं होती है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, उसको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। आज का जो हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे उसको शुरू करेंगे कि जो हमारे जेंडर के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं किस बेस पे किए जाते हैं। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल मैस्कुलिन जेंडर, आपको बताया था मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा क्या बताया था फेमिनिन जेंडर और तीसरा क्या बताया था कॉमन जेंडर। तीसरा आपको क्या बताया था कॉमन जेंडर और चौथा और आखिरी था क्या न्यूट्रल जेंडर। तो इसके प्रोनाउन पे डिस्कस करते हैं हम, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाता है आपको प्रोनाउन निर्धारित करने के लिए। किस बेस पे हम प्रोनाउन निर्धारित करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इसको मिटा देते हैं, तो कल वाली चीजें थी। देखिए पहला जो हमारा मेल है, क्या है मेल। अगर मैं आपसे पूछूं मेल का प्रोनाउन क्या होता है, आपका जवाब आएगा ही। सभी जानते होंगे मेल के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही यूज होता है। अगर यही बात करूं मैं फीमेल की तो तुरंत आप कहेंगे जी सी होता है। आपका जवाब क्या आएगा? हाँ जी सी होता है। मेल की बात करें आप कहेंगे ही होता है, फीमेल की बात करें आप कहेंगे सी होता है। अगर मैं बात करूं कॉमन की, किसकी? कॉमन। कॉमन जेंडर जिसे कहा जाता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो इसके लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेल और फीमेल अर्थात जो कॉमन जेंडर होता है इसके लिए जो प्रोनाउन होता है उसमें प्राथमिकता किसको देते हैं? ही को देते हैं। ही को कॉमन जेंडर का प्रोनाउन कहा जाता है। ही को क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर का प्रोनाउन कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे मेल भी है फीमेल भी है तो हम ही क्यों लिख रहे हैं? तो अगर कहीं आप देखेंगे, थोड़ा प्राचीन समय में जाएंगे तो जैसे हमारे कॉमन जेंडर में क्या आते हैं, डॉक्टर आते हैं, टीचर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, या यही सारे सब आते हैं हमारे किसमें? कॉमन जेंडर में। अगर प्राचीन समय में जाएंगे ये सारे के सारे काम जो किया करते थे वो पुरुष प्रजाति के लोग ही किया करते थे। जैसे आपने सुना होगा सुषेण वैद्य का नाम, महर्षि वाल्मीकि हुआ करते थे, या गुरु द्रोण हुआ करते थे। तो ये जैसे टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, विद्यार्थी, ये सारे के सारे काम पुरुष किया करते थे और उन्हीं के बेस पे बनाया गया था कि जो कॉमन जेंडर का प्रोनाउन होता है ही होता है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए हम कॉमन जेंडर का प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अ टीचर must be true to his her efforts। मैंने कहा a teacher must be true to his her efforts। अब यहां आप क्या लगाएंगे? टीचर आ गया है, महिला भी आएगी, इसमें पुरुष भी आएंगे, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे?
तो जो हमारा कॉमन जेंडर टीचर है, इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा तो ही यूज होता है, और ही का ही पजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। मामला समझ गए होंगे आप क्या है। टीचर कॉमन जेंडर है, प्रोनाउन क्या यूज होगा, हिज यूज होगा। अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं, अ स्टूडेंट इज expected to utilize his her time। मैंने कहा a student is expected to utilize his her time, मतलब एक स्टूडेंट से क्या आशा की जाती है कि वो अपने समय का क्या करे, सदुपयोग करे, अच्छे से प्रयोग करे। तो यहां देखिए स्टूडेंट भी हमारा कौन सा नाउन है, आप कहेंगे जी कॉमन नाउन है, सॉरी कॉमन जेंडर है, नाउन तो कॉमन है ही, ये कौन सा जेंडर है, आप कहेंगे कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर के लिए प्रोनाउन मैंने क्या बताया, ही, इसलिए ही के अनुसार यहां क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। आप समझ गए होंगे क्या होता है ये। तो यहां तक आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी कि जो हमारा मेल होता है, मेल के लिए प्रोनाउन ही यूज किया जाता है, फीमेल के लिए सी यूज किया जाता है, और जो हमारा कॉमन जेंडर होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों समाहित होते हैं, उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है, ही यूज किया जाता है। यहां तक मामला क्लियर है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के अगले पड़ाव की तरफ नाउन के चलते हैं, जिसे हम केस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, केस, नाउन केस। पहले तो समझते हैं केस होता क्या है। केस को हिंदी में कारक कहा जाता है। हम इसे पढ़ते क्यों हैं, केस पढ़ने का क्या मतलब है हमारे, पहले तो यही पता होना चाहिए हम केस क्यों पढ़ते हैं। तो आपको बता दें जो केस पढ़ा जाता है, जो केस पढ़ा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में जिसे कारक कहा जाता है, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि नाउन का जो यूज एक सेंटेंस में, एक वाक्य में किया गया है, किस रूप में किया गया है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, किस रूप में इसका प्रयोग किया गया है, उसी को बताता है क्या, केस। तो जो हमारे केस होते हैं ये कितने होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं। पहला क्या होता है, जिसे कहते हैं क्या, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। पहला क्या होता है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या होता है, पहले इन दोनों को समझते हैं। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसमें जो नाउन होता है वो किस रूप में यूज होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है इसमें नाउन किस रूप में प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। क्या कहा जाता है, एक्यूजेटिव केस भी इसे कहा जाता है। जैसे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव दोनों एक हैं, ऑब्जेक्टिव का भी दूसरा नाम क्या है, एक्यूजेटिव केस। तो समझिएगा जो नॉमिनेटिव केस है ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस है ये क्या होता है। दोस्तों जो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, इसमें जो नाउन होता है, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। नाउन को किस रूप में यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप कहेंगे इसमें देखिए यहां नॉमिनेटिव था, सब्जेक्टिव था, शब्द से ही स्पष्ट था, सब्जेक्टिव अर्थात सब्जेक्ट। यहां क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसका जो नाउन होगा दोस्तों वो नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इसमें नाउन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे जी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव में नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम कॉल्ड रीना। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, राम कॉल्ड रीना। मैंने बताया था व्हाट, हु और हुम का जो रिप्लाई देता है वो नाउन होता है। मैं पूछूं बुलाने का काम कौन कर रहा है, आप कहेंगे राम कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं बुलाने का काम कौन कर रहा है, आप कहेंगे जी राम कर रहा है। राम हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। राम बुला किसको रहा है, आप कहेंगे रीना को बुला रहा है।
रीना हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट। रीना क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, जो सब्जेक्ट है ये किस केस में है? आप कहेंगे जो राम हमारा सब्जेक्ट है ये यूज हुआ है सब्जेक्टिव केस में। जो राम हमारा ये शब्द है सब्जेक्ट है यूज हुआ है सब्जेक्टिव केस में, और जो रीना हमने यूज किया है ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। आई बात समझ में? राम सब्जेक्टिव केस, रीना ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, सरिता वांट्स अ पेन। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सरिता वांट्स ए पेन। सरिता यहां सेंटेंस में क्या है? आप कहेंगे जी सब्जेक्ट है। पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर मैं पूछूं सरिता किस केस में यूज हुआ है, आप क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। अगर मैं पूछूं पेन किस केस में यूज हुआ है, आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो ये होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये दो हो गए, अभी दो और डिस्क्राइब करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है वोकेटिव केस। क्या होता है? तीसरा हमारा है वोकेटिव केस। चौथा और आखिरी जो होता हमारा, इसे कहते हैं पजेसिव या जेनेटिव केस। पजेसिव या जेनेटिव केस कहा जाता है। वोकेटिव केस क्या होता है? ये यूज होता है एड्रेसल पर्पस के लिए। क्या होता है? एड्रेसल पर्पस। और जो पजेसिव है जेनेटिव केस, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस। ये किसके लिए? ऑनरशिप या बिलोंगिंग के लिए दिखाता है। जो हमारा पजेसिव केस होता है ये किसके लिए दिखाता है? ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस के लिए दिखाता है। वोकेटिव केस एड्रेसल पर्पस के लिए होता है। पजेसिव या जेनेटिव केस ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस दिखाता है। आप कहेंगे एड्रेसल पर्पस क्या होता है? एड्रेसल पर्पस का मतलब होता है संबोधन। एड्रेसल पर्पस का जो मतलब होता है वो संबोधन, किसी को संबोधित करके बुलाया जाए। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा, राम कम हियर। मैंने कहा राम कम हियर। अगर मैं किसी से कहता हूं कम हियर, समझ जाएगा मुझे क्या जा रहा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है। तभी मैंने एक यहां संबोधन के लिए लगा दिया राम। अगर मैं पूछूं ये किस केस में है, आप लीजिए वोकेटिव केस में है। ये किस केस में है? वोकेटिव केस में है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने किसी को बोला राहुल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राहुल यू केम लेट टुडे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राहुल यू केम लेट टुडे। अब देखेंगे यहां सब्जेक्ट है, वर्ब है, आगे का मामला वाक्य में लिखा हुआ है। तभी सब्जेक्ट होने के बावजूद भी मैंने एक एक्स्ट्रा अलग से इसे संबोधन दिया है, राहुल। मैंने कहा राहुल तुम देर से आए हो। तुम देर से आए हो वो तो मैं किसी से कह ही रहा हूं, लेकिन मैं उसका नाम लिया पहले कि राहुल। तो राहुल किस केस में यूज हुआ है? आप कहेंगे यूज हुआ है वोकेटिव केस में। क्लियर है? ये किस केस में यूज हुआ है? वोकेटिव केस में। अगला हमारा पजेसिव या जेनेटिव केस है, जो हमारा दिखाता क्या है? ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? अधिकार। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? अधिकार। और बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है? संबंध। जो अधिकार या संबंध को दिखाता है वो क्या होता है? जेनेटिव केस, पजेसिव या जेनेटिव केस। देखिए कैसे, मैंने एक वर्ड फ्रेज लिखा, राम्स कार। एक और लिखा, राम्स फादर।
मैंने कहा राम्स कार, दूसरा मैंने लिखा राम्स फादर, राम्स कार और राम्स फादर। ये अगर राम कार, आप कहेंगे हिंदी क्या हुई, राम की कार, राम्स कार, राम की कार। अगर पूछे किसी रूप में प्रयोग हुआ है, आप कहेंगे पोजीशन लगाया गया, अधिकार बता रहा है। राम्स कार, राम की कार, अधिकार बता रहा है। मैं राम्स फादर, राम के पिताजी, संबंध बता रहा है। तो अधिकार या संबंध जो नाउन बताता है उसी को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे पजेसिव या जेनेटिव केस कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। वोकेटिव केस संबोधन के लिए यूज हुआ जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है हमारे सामने जा रहा है, उसका नाम है सुरेश। मैंने कहा सुरेश तुम मेरा एक काम कर दो, मैंने कहा तुम मेरा एक काम कर दो, सेंटेंस पूरा है, फिर भी मैंने उसे शुरुआत में कहा सुरेश, एक संबोधन दिया, उसी को कहा जाता है वोकेटिव केस। मैंने कहा सोहन से मारकर, सोहन का मारकर, अधिकार है, ये किस केस में है, आप कहेंगे पजेसिव केस में है। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीखना क्या है, केस तो हमने इतना पढ़ लिया, चारों केस, लेकिन इसमें हम हमारे पेपर रिलेवेंट क्या है, तो इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव, जो ऊपर के तीनों केस हैं, इनका यूज सिर्फ पहचानने के लिए किया जाता है किस रूप में प्रयोग किया गया है नाउन का। जो हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो हमारा क्या है, पजेसिव केस। क्या है? पजेसिव केस। हमारे पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से उठते हैं पजेसिव केस। थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। पजेसिव केस अभी मैंने बताया, ये क्या दिखाता है दोस्तों, अधिकार और संबंध को बताता है। दो तरीके से यूज होता है ये पजेसिव केस, दो तरीके से। पहला तो होता है लिविंग नाउन पे, कैसे नाउन, लिविंग नाउन। और दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग नाउन। पहला क्या होता है, लिविंग नाउन, दूसरा क्या होता है, नॉन लिविंग नाउन। लिविंग नाउन पे पोजीशन कैसे लगाते हैं, लिखते कैसे हैं इसे, पहले हम लिखते हैं नाउन, पहले क्या लिखते हैं, नाउन, फिर लगाते हैं एपोस्ट्रॉफी यस, फिर इसके बाद लिखते हैं इसका पोजीशन। क्या लिखते हैं, पोजीशन, जो अधिकार या संबंध बताया जाए। नॉन लिविंग के साथ कैसे यूज किया जाता है, इसमें पहले लिखा जाता है पोजीशन। क्या लिखा जाता है, पोजीशन, फिर प्रयोग किया जाता है ऑफ का, फिर क्या लिखा जाता है, नाउन। लिविंग नाउन पे नाउन एपोस्ट्रोफी लगा के फिर पोजीशन लिखा जाता है, और नॉन लिविंग नाउन पे पोजीशन ऑफ नाउन। जैसे मैंने कहा राम्स बुक, मैंने क्या कहा, राम्स बुक, राम की किताब। आप बताइए राम हमारा लिविंग है कि नॉन लिविंग है, आप कहेंगे जी राम लिविंग है। और लिविंग नाउन पे कैसे लगाते हैं, मैंने कहा नाउन एपोस्ट्रोफियस लगता है, नाउन के बाद एपोस्ट्रोफियस लगा, फिर उसका पोजीशन जिस पे अधिकार या संबंध बताया जाए। फिर मैंने कहा सोहन्स सिस्टर, सोहन की बहन। अब बताइए सोहन हमारा क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, आप कहेंगे लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव, सजीव है, लिविंग है। देखो नाउन एपोस्ट्रोफियस, फिर मैंने उसका क्या लिखा, पोजीशन, जो संबंध है। तो इस तरीके से लिविंग पे लगाया जाता है। अगर मैं एक आपसे कहूं, यहीं पे लिख दूं फैंस स्पीड, मैंने क्या लिखा, फैंस स्पीड, ये लिख दूं चेयर्स लेग। मैंने दो फ्रेज लिखे हैं, एक लिखा फैंस स्पीड, दूसरा क्या है, चेयर्स लेग। क्या ये सही लिखा है, आप लोग बताइए। मैंने कहा जो लिविंग नाउन पे लगता है, नाउन
के बाद पोजेशन लगता है और नॉन लिविंग होता है पोजेशन ऑफ नाउन किया जाता है। मैंने कहा फैंस स्पीड, फैन हमारा सजीव है कि निर्जीव है? आप कहेंगे जी फैन हमारा निर्जीव है, तब तो ये मामला गलत हो गया। अब कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखते हैं पोजीशन स्पीड, फिर क्या लगाते हैं ऑफ, फिर लिखते हैं नाउन स्पीड ऑफ फैन। इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरा चेयर से लेग, इसको कैसे लिखेंगे? लेग ऑफ चेयर, इसको कैसे लिखा जाएगा? लेग ऑफ चेयर लिखा जाएगा। ठीक, जैसे मैंने कहा एक और लिखा, मैंने कहा पेन्स कैप, पेन की कैप, तो पेन भी हमारा निर्जीव, कैसे लिखा जाएगा? कैप ऑफ पेन। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी कि जो हमारा पजेसिव केस होता है, जो अधिकार या संबंध बताता है, दो तरीके से यूज होता है। पहला लिविंग नाउन और दूसरा क्या होता है बच्चे? नॉन लिविंग होता है। लिविंग नाउन पे कैसे लगाते हैं दोस्तों? नाउन एपॉस्ट्रोफी लगा फिर पोजीशन लगाया जाता है जो अधिकार या संबंध बताता है, और नॉन लिविंग पहले पोजीशन ऑफ, फिर उसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है? नाउन का प्रयोग किया जाता है। राम्स बुक, राम्स क्या है? सजीव है, लिविंग है, लग गया। सोहन, सोहन सजीव है, लग गया। फैंस स्पीड, अब क्या फैन हमारा, पंखा हमारा सजीव है? आप कहेंगे नहीं सजीव नहीं है, स्पीड ऑफ फैन। चेयर्स लेग, लेग ऑफ चेयर। पेन्स कैप, कैप ऑफ पेन। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जेंडर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था जेंडर में, यहां सीख लेते हैं हम थोड़ा सा। मैंने बताया था ना मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। दोस्तों जो हमारा जेंडर का टॉपिक था, थोड़ा सा वहां एक पॉइंट छूट गया था, उसको यहां हम आपको कवर कर दे रहे हैं। बताया था मैस्कुलिन और फेमिनिन। अगर आपको, जैसे मैंने किसी का नाम दे दिया राम, आप कहेंगे मैस्कुलिन, गीता फेमिनिन। अगर कोई ऐसा नाम दे दिया जाए, कोई ऐसा नाम जिससे आपको क्लियर ही ना हो कि मैस्कुलिन है फेमिनिन है, हम किस बेस पे इसको लगाएंगे? तो पहले कुछ शब्दों को लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा सन, मून, अर्थ, डेथ, लाइफ, सनलाइट, मूनलाइट, विंड, स्टॉर्म, समर, विंटर, रेन, सन, मून, अर्थ, डेथ, लाइफ, सनलाइट, मूनलाइट, विंड, स्टॉर्म, समर, विंटर, रेन, स्प्रिंग, ऑटम। मैंने इतने शब्द लिखे। अगर आपको कहें कि इनमें से बताइए मैस्कुलिन या फेमिनिन, कैसे पहचानेंगे हम? अगर मैं जैसे एक शब्द लिख देता हूं राम, आप कहेंगे मैस्कुलिन। मैंने कहा सरिता, आप कहेंगे फेमिनिन। लेकिन सन से ना मैस्कुलिन क्लियर हो रहा है ना फेमिनिन क्लियर हो रहा है, मून से ना क्लियर हो रहा है। आप इसको कैसे करेंगे? आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और करने की कोशिश कीजिए। कैसे बनाएंगे इसे? आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, इसको करने की कोशिश कीजिए कि जो शब्द लिखे गए हैं आपके सामने बोर्ड पर, कौन से मैस्कुलिन है और कौन से फेमिनिन है। चलिए सीखते हैं। जो हमारा मैस्कुलिन होता है वो क्या होता है? र्यूड, टफ, स्ट्रेंथ, रिजिड, ये सब र्यूड, टफ, स्ट्रेंथ, रिजिड, हार्ड, ये सब क्या होते हैं? मैस्कुलिन। जिनमें र्यूडनेस हो, टफ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, रिजिड, हार्ड, जो कठोर हो,
जिनमें शक्ति हो, ताकत हो, वो क्या होते हैं? मैस्कुलिन होते हैं। फेमिनिन में क्या आएगा? इसमें क्या हो? ब्यूटी हो, रिप्रोडक्टिविटी हो, जो सॉफ्ट हो, जिसमें ब्यूटी हो, रिप्रोडक्टिविटी। ब्यूटी मतलब क्या होता है? सुंदरता। रिप्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? कुछ उपजाने की क्षमता हो। सॉफ्ट मतलब क्या होता है? जो क्या हो? मुलायम हो। और जैसे मैंने कहा जो अट्रैक्टिव हो, मैंने क्या कहा? जो यहां लिख देते हैं, अट्रैक्टिव हो। तो यहां से आप समझिएगा, जैसे मैंने कहा मैस्कुलिन र्यूड, टफ, स्ट्रेंथ, रिजिड, हार्ड, कठोर हो, शक्ति हो, जिसमें ताकत हो, वो मैस्कुलिन होता है। जिसमें सुंदरता हो, कुछ उपजाने की क्षमता हो, सॉफ्ट हो, मुलायम हो, कोमल हो, अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, वो क्या होता है? फेमिनिन होता है। इसी में एक और बढ़ा लेते हैं, रिबल। चलिए एक एक शुरू करते हैं। मैंने कहा सन, सूर्य। क्या सूर्य बहुत कोमल है, मुलायम है? वो तो टफ है, स्ट्रेंथ है, हार्ड है। जब हार्ड है सन, ये हमारा क्या है? मैस्कुलिन। मून क्या है? चंद्रमा। मून क्या है? अट्रैक्टिव है, चांदनी रात। तो आप यहां से समझ जाएंगे, मून अट्रैक्टिव। पृथ्वी, धरती, अर्थ। क्या अर्थ में कुछ उपजाने की क्षमता है कि नहीं है? धरती माता कहा जाता है, धरती को माता का दर्जा दिया गया है। बताइए रिप्रोडक्टिव है कि नहीं है? सुंदरता है कि नहीं है? ये क्या है? फेमिनिन। मैंने कहा डेथ, मृत्यु। का मृत्यु अच्छी लगती है किसी को? ये भी क्या है? हार्ड है ना। डेथ क्या है? हार्ड है, रूड है। ये क्या है? मैस्कुलिन। लेकिन मैंने कहा लाइफ, जीवन, सबको अच्छा लगता है, सबको प्यारा लगता है, फेमिनिन। सनलाइट, जब हमारा सन मैस्कुलिन है तो सनलाइट भी क्या है? मैस्कुलिन। मून फेमिनिन, तो मूनलाइट भी क्या होगा? फेमिनिन होगा। विंड, हवा, हल्की हवा, जो मंद मंद हवा बहती है, सुबह की ताजी हवा जिसे कहते हैं, ब्रीज। तो विंड क्या है? अच्छी लगती है हवा, फेमिनिन है। लेकिन मैंने कहा स्टॉर्म, तूफान। अभी कोई बहुत दुबला पतला व्यक्ति हो, छत पे खड़ा रहे, बहुत तेजी से तूफान आए तो दूसरे के घर में ट्रांसफर हो जाएगा। स्टॉर्म क्या है? मैस्कुलिन है। समर, गर्मी, स्ट्रेंथ होती है, हार्ड है कि नहीं है? मैस्कुलिन। विंटर, ये भी हमारा क्या है? मैस्कुलिन है, हार्ड होता है, कठोर होता है। रेन, वर्षा, ये भी क्या है? मैस्कुलिन। अब आप कहें गर्मी किसी को अच्छी लगती है, किसी को ठंडी अच्छी लगती है। अगर गर्मी अच्छी लगती तो हम इससे बचने का प्रयास क्यों करते? क्यों हम फैन के नीचे बैठते? क्यों एसी चला के बैठते? क्यों कूलर चलाते? अगर अच्छी लगती है हमें तो हम ऐसे मजे में रहते। इसलिए भी क्या है? हार्ड है, मैस्कुलिन। ठंडी किसी को अच्छी लगती है। अगर ठंडी अच्छी लगती है तो आप रजाई क्यों ओढ़ते हैं? आप स्वेटर जैकेट क्यों पहनते हैं? मैस्कुलिन। रेन क्या है? ये भी मैस्कुलिन है। बरसात से बचने के लिए जाइए भीगिए, अगर अच्छा लगता है। ये भी क्या है? मैस्कुलिन है। स्प्रिंग, बसंत ऋतु, बड़ा ही शानदार नजारा होता है इस समय का, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। स्प्रिंग क्या है? फेमिनिन है। पतझड़, मैं कहूं ऑटम, पतझड़। आप पता लगे गांव गए, पतझड़ का समय चल रहा है, सारे पत्ते पेड़ से गिर चुके हैं, नजारा वैसे ही खतरनाक हो जाता है, बहुत भद्दा सा लगता है। ये भी क्या है? मैस्कुलिन। रिवर, नदी। नदी क्या है? नदी के जल में कुछ उपजाने की क्षमता होती है कि नहीं होती है? ये भी हमारा क्या है? फेमिनिन। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसे लिख दूं मैं इंडिया। अगर मैं पूछूं आप इंडिया को क्या कहेंगे? मैस्कुलिन कहेंगे, फेमिनिन कहेंगे? भारत, हिंदी में चलते हैं, भारत स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? आप वैसे ही नारा लगाते हैं, भारत माता की जय। भारत माता कहा जाता है पहले से ही, वैसे ही हमारा फेमिनिन हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट, एक जेंडर का था, थोड़ा सा छूट गया था जानकारी के लिए आपको। तो हमने जेंडर आपको बता दिया। जो जेंडर के प्रोनाउन होते हैं, मैस्कुलिन के लिए ही होता है, फेमिनिन के लिए सी होता है, और जो कॉमन होता है उसके लिए ही का प्रयोग किया जाता है। कारण भी आपको बता दिया है। फिर हम केस पढ़े। नॉमिनेटिव केस नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव एक्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है,
उसके बाद वोकेटिव केस संबोधन बताता है, एड्रेस करने के लिए, संबोधन देने के लिए किसी को। पजेसिव केस संबंध या अधिकार बताता है। फिर ये जो टॉपिक है हमारा, ये थोड़ा सा छूट गया था जेंडर में, आप इसको भी समझ लीजिएगा। मैस्कुलिन र्यूड होता है, टफ होता है, स्ट्रेंथ रिजिड होता है, हार्ड होता है, मैस्कुलिन होता है जो फेमिनिन होता है, ब्यूटी रिप्रोडक्टिविटी सॉफ्ट अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होती है, सब फेमिनिन होती है। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। तो हम कल से कंटिन्यू करेंगे पजेसिव केस को लेकर। पजेसिव केस में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, जो हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं पजेसिव केस को लेकर, उसी पर कल चर्चा करेंगे हम। तो आज की कहानी बस यहीं तक। तो मिलेंगे कल एक नए अध्याय के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, जिसमें हम सीखेंगे पजेसिव केस के एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को बांटें ताकि वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, तभी तो कंपटीशन करने में मजा आएगा। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।